अटेंडेंस हो गई सर हो गई। तो लास्ट क्लास में हमने तुम लोगों को सीपीएम का एक जो है क्वेश्चन करवाया था ना, आज एक पार्ट का क्वेश्चन करते हैं। तो पार्ट का फुल सब लोग जानते ही होंगे, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। आपके तो है साइन नहीं सर 6 तारीख में है। अच्छा, कल का भी किए हो गया? हाँ अब हुआ सर मेरा हो गया ना? तो पार्ट का एक क्वेश्चन लिखिए, पार्ट का एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए द फॉलोइंग टेबल। अभी एक टेबल बनाएंगे। द फॉलोइंग टेबल shows the following table shows the jobs of a network, along with their time estimates, along with their time estimates, time estimates। तो अब एक टेबल बनाइए। यहाँ पे लिखिए एक्टिविटी, एक्टिविटी और एस्टिमेटेड ड्यूरेशन। और ये जो ड्यूरेशन है ये वीक्स में गिवन है। तो अब एस्टिमेटेड टाइम पार्ट करने तुम लोगों को 3 एस्टिमेट टाइम्स बताए थे, एक तो और एक का नोटेशन लिया था T0 और ये कौन सा टाइम था? ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम को T0 से रिप्रेजेंट किया था और दूसरा था मोस्ट लाइकली टाइम और इसको रिप्रेजेंट किया था, ऐसा करते हैं इसे तुम लोग लिख लेना, ठीक है? ऑप्टिमिस्टिक टाइम हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं T0 और ये हो गया मोस्ट लाइकली टाइम और ये हो गया एक पेसिमिस्टिक टाइम था। तो T0 वाले कॉलम में लिखिए 1, सबसे पहले एक्टिविटी लिख लो। फर्स्ट एक्टिविटी है 1 से 2, सेकेंड है 1 से 6। अब इसके नीचे थर्ड लिखिए 2 से 3। इसी तरह डैश करके लिखते जाना 2 से 3 और नेक्स्ट है 2 से 4, 2 से 4, 3 to 5, 3 to 5, 4 to 5, 4 to 5,
6 to 7, 5 to 8, 5 to 8 और लास्ट लिखिए 7 to 8। ये एक्टिविटी है। और T0, TM और TP ये एस्टिमेटेड टाइम्स हैं, ये भी गिवन है। तो हर एक्टिविटी के करस्पॉन्ड में T0, TM, TP। सबसे पहले हम T0 जो टाइम एस्टिमेट्स हैं वो लिखो 1, इसके लिए 1 2 2 2 और 7 5 5 7 5 5 और 3 8 लास्ट है 3 8। अब इसके बाद PM लिखो 7 5 14 7 5 14 5 10 5 5 10 5 8 3 17 8 3 17। अब इसके बाद फेस्टिव टाइम जो ये लिखिए 13 14 26 13 14 26 8 19 17 8 19 17 और लास्ट है 29 9 32 29 9 और 32। ये इतना ये गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अब जो फाइंड आउट करना है वो लिख लो। इसके नीचे लिखिए नेक्स्ट लाइन में यू आर रिक्वायर्ड टू। अब इसमें लिखिए नंबर 1, इस टाइप में लिखते जाना 1 2। तो फर्स्ट लिखिए ड्रा द प्रोजेक्ट नेटवर्क। सेकंड पॉइंट लिखिए फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन and variance of each activity थर्ड पॉइंट लिखिए कैलकुलेट द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट occurrence for each event। Calculate the earliest and latest occurrence for each event। नेक्स्ट नंबर लिखिए कैलकुलेट expected project length। नेक्स्ट नंबर लिखिए कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट लेंथ। कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट लेंथ। तो ये तुम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को ड्रा द प्रोजेक्ट नेटवर्क ड्रा करना है, ठीक है। तो एक्टिविटी गिवन है, तो एक्टिविटी जब गिवन है तो इन्हीं से हम क्या करेंगे नेटवर्क ड्रा करेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्टिंग नोड ले लेते हैं और 1 से 2 इसको हम ले लेते हैं 1।
1 से 2 ये इवेंट हो गई, और 1 से 6 ये हो गया 1 से 6। अब सेकेंड नोड से 2 से 3 जाएंगे, 2 से 4, तो 2 से 3 जाने के लिए 2 से 3 और 2 से 4, 3 to 5, 4 to 5, 3 to 5, 3 ये है, 3 to 5, 3 to 5, 4 से 5, देखो 2 से 3 हो गया, 2 से 4 हो गया, 3 to 5 हो गया, अब 4 से 5 पे जाएंगे, 4 से 5, 4 से 5, हाँ करेक्ट, 5 वाले की नोट जो है हम लोग मेंशन कर चुके हैं, तो 4 to 5, 3 to 5 हो गया, 4 to 5 हो गया, 6 to 7, 6 to 7, 6 to 7, 5 to 8 और 7 to 8, 5 to 8 और 7 to 8, ये नेटवर्क बन गया। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अब सबसे पहले जैसे कि हम लोग जो है सीपीएम में हर एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन लिखते थे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन तो दिया नहीं है, है ना, यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लेंगे। एक्सपेक्टेड टाइम हमने लास्ट टाइम हम लोग बताया था, और किसी एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए वो लिख लो, फार्मूला कैसे लिख लो, तो यहाँ लिख देते हैं एक्सपेक्टेड टाइम को कैसे नोट करते हैं, टी से, और इक्वल टू टी नॉट प्लस 4 टाइम्स पीएम प्लस टीपी अपॉन 6। तो अब हर ये क्या है, एक्टिविटी है, तो हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग एस्टिमेट कर लो। तो सबसे पहले जो है 1 से 2 के लिए एक्सपेक्टेड टाइम निकाल के बताओ। तो पॉइंट में भी आ सकता है सर, माइनस प्लस जो भी आ रहा हो, जितना आ रहा हो उतना बता दो, फिर कैलकुलेट सही करना। 3.5 देखो फर्स्ट एक्सपेक्टेड टाइम ये 3.5 आया सर, ये कितना आया, 3.5, 3.5, कितना आया ये, तो फिर कैसे आएगा, 7 हाँ मेरा वाला सही था, 7 आया, 7 आया होगा, वो टाइम पार्ट लगता है। कैलकुलेटर वगैरह अच्छा ये कोड क्यों नहीं होती, ठीक है, कुछ उससे करो तो ज्यादा सही आएगा, वैसे तो मिस्टेक हो जाएगी। कैलकुलेटर या फिर जो है मोबाइल कैलकुलेटर होगा उससे कर लो, सही करके बताओ। ऐसा करो, पहले तुम लोग सबका जो है निकाल के अपनी कॉपी में लिख लो, फिर हमको बोल देना, ठीक।
सर आ गया। आ गया। तो 2 से 4 के लिए कितना आया? 2 से 4 के लिए 5। 14 आया होगा। 2 से 3 के लिए आया सर 14। 2 से 3 के लिए ओके। तो हाँ अच्छा बताते जाओ। तो 1 से 6 के लिए कितना आया? 6 14 5 2 से 3 5 हाँ 11 7 फिर 11 4 18 सबका ही आ रहा होगा तो करेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद जो है तो सेकंड पार्ट क्या था? फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, ठीक है। एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन ये तुम्हारा आ गया है, तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ईच एक्टिविटी के लिए लिखा था तो आप लोगों ने सारे देखो हर ईच एक्टिविटी के लिए निकाल लिए हो एक्सपेक्टेड टाइम। तो सेकंड का भी हाफ पार्ट कंप्लीट हुआ है। एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी, तो वेरिएंस का फार्मूला मैंने लास्ट टाइम यही तुम लोगों को लिखवाए थे, एक बार फिर से लिख लो। वेरिएंस को डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, और इसका होता है Tp माइनस T0 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले Tp माइनस T0 अपॉन 6 का वैल्यू निकाल के इसका होल स्क्वायर करके आपको बता दूं। पहले सबका सारी एक्टिविटी का निकाल लो तुम लोग। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू। Tp माइनस ये स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद जो है ये सेकंड पार्ट हो गया, ईच एक्टिविटी के लिए वेरिएंस भी निकाल लिए। अब नेक्स्ट क्या लिखा था? कैलकुलेट द अर्लीएस्ट एंड लेटेस्ट कैलकुलेट द अर्लीएस्ट एंड लेटेस्ट अकरेंस फॉर ईच इवेंट। तो ईच इवेंट ये जो है 1 2 3 4 5 नोट्स है ना, यही तो इवेंट होती हैं। तो इनके लिए हमने लास्ट टाइम तुम लोगों को बताया भी था, हमने क्या कहा था जस्ट कि हर नोट के ऊपर एक ब्रैकेट बना लेंगे और सबका अर्लीएस्ट और लेटेस्ट टाइम निकाल लेंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या रेज्यूम करके चलते हैं कि इसका जो है E1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक। अब 0 के बाद अब यहां से इसके लिए निकालना है, तो इससे देखना पड़ेगा कितने एरो लिंक कर रहे हैं, एक ही है। तो इसके लिए क्या बताइए? 0 + 16 यही तो बात है।
और जिसपे जो है अगर किसी इवेंट पे मोर देन 1 एरो अगर इन कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम ले लेंगे। इसी टाइप से इस पे भी तो 4 + 0 4 हो जाएगा। एक मिनट इसका सर ये तो कुछ और लिखा था। एस्टीमेट टाइम तो पहले लिखते हैं ना, ये तो टेबल का 60 लिखा है। तो ऐसा करते हैं, ये नोट तो कर ही लीजिए होगे। ऐसा करते इसको हटा देते, जरूरत पड़ेगी बाद में तुम लोगों से बता देना, ठीक है। ये कंफ्यूज कर देंगे। तो एस्टीमेटेड टाइम टी पहले सबका लिख लो। 1 से 2 का है 7, ये बताना पड़ेगा। और 1 से 6 का है 6, और 2 से 3 का है 14, 2 से 3 14, 2 से 4 का है 5, 2 से 4 का है 5, 3 to 5 का 11, 3 to 5 का 11, और 4 to 5 7, 4 to 5 का 7, 4 to 5 7, और 6 to 7 का 11, 6 to 7 का 11, 5 to 8 का 4, 5 to 8 का 4, और 7 to 8 का 18। ये सबके हमने एस्टिमेटेड टाइम लिखी है, ठीक। अब अब करते हैं कैलकुलेट। तो 0 + 7 ये 7 हो जाएगा, 6 + 0 ये 6 हो जाएगा। अब इस नोट के लिए एक ही एरो इन करना है 21, तो 14 + 7 21, और एक एरो इस पे भी इन कर रहा है तो 11 + 6 17, इस पे भी एक ही एरो है तो 7 + 12, ओके। और इस पे मोर देन इसका निकालो, मैक्सिमम ले लेना 32, तो 11 + 2 यही मैक्सिमम होगा तो 32 आ जाएगा। और इस पे भी एक ही कर रहा है क्यों, वो भी इसका बोल क्या है, इसका 36, इसका 36 46 नहीं 36 36 मैक्सिमम है हाँ दोनों का, हाँ ओके। 36 को 36 हो सबका निकल आया, ओके। ये तो अर्लीस्ट टाइम निकल आए। अब लेटेस्ट टाइम निकालने के लिए हमें क्या करा, कौन सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बैकवर्ड पास कैलकुलेशन। तो बैकवर्ड पास कैलकुलेशन में तो जैसे कि ये नोड है, ये क्या है, इसको अगर हम नेम दें तो ये किसकी वैल्यू है 80, और यहाँ पे ये हो गया इसके करस्पॉन्ड में L8। तो हमने ये कहा था कि बैकवर्ड पास के लिए हम लोग सेट करेंगे E8 = L8, ये हो जाएगा 36। अब जैसे उसमें जो है किसी इवेंट पे देखते थे कितने नोड इन कर रहे हैं, इसमें क्या देखेंगे आउट कितने कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसी का इसका निकाल लेते हैं, क्योंकि इससे आउट एक ही जा रहा है। तो कैलकुलेट कैसे करोगे, 36 - 18 यही होगा, क्योंकि बैकवर्ड चल रहा है ना। तो 36 - 18 कितना आएगा, 18 ही आएगा, 18 लिख दो। अब जो है इसके लिए भी एक ही आउट हो रहा है, इसका भी निकाल लो। 18 - 6 12, 18 - 11 कितना आएगा 7, ओके। अब आउट जो है इस पे भी एक ही आउट है क्यों, तो ये कितना हो जाएगा 36 - 4 कितना होगा 32। इस पे भी आउट एक ही है क्यों, तो ये कितना हो जाएगा 32 - 11 21,
ओके, और इसके भी एक ही आउट हो रहा है, तो 32 माइनस 7 करिए 25। 25। नेक्स्ट इधर 5 से तो 3 आउट हो रहे हैं ना, 5 नंबर से 3 आउट हो रहे हैं ना। नहीं, दो इन हो रहे हैं, ये आउट हो रहा है। देखिए ये एरो चेंज कर रहे हैं ना, तो ये इससे आउट हो रहा है, एक ही तो होगा। है ना। देखिए दो, जैसे ये नोड है, दो तो इसके अंदर जा रहे हैं अंदर में, और एक बाहर जा रहा है। एरो से देखिए, एक तो फॉरवर्ड जा रहा है, जब हम लोग बैकवर्ड जाएंगे तो वहां से 2 बार दो सर हो गए। 2 आउट हो गए ना। वो देखिए 5 से 3 किससे? 5 से 5 से पहुंचेंगे बैकवर्ड होके किस नोड से? 5 से 8 से 5 तक पहुंचेंगे। 1 है 1। हमको केवल जो है, अब उस पे मत जाइए, एक्चुअली क्या है ना, हमने जो कैलकुलेशन कर रहे थे सब बैक रहे हैं, लेकिन हम जो है फॉरवर्ड कैलकुलेशन के लिए देखते हैं कि कितने नोड इन कर रहे हैं उस नोड पे या उस इवेंट पे, और उसके लिए क्या देखते हैं कि कितने जो है आउट हो रहे हैं। तभी तो मैक्सिमम लिया था ना जब फॉरवर्ड कैलकुलेशन की थी, इन्हीं दो का मैक्सिमम लिया था, तो एक आउट हो रहा है। अब जैसे कि ये, जैसे इससे 2 से 2 आउट हो रहे हैं, एक ये इन कर रहा है इस पे, तो अब की बार इसमें जो है मिनिमम ले लेना, ठीक है। तो किसका मिनिमम लेना है, ये तो 21 माइनस 14 कॉमा और 21 माइनस 14, और इसके लिए क्या हुआ 25 माइनस 5, दोनों का मिनिमम देख लीजिए कितना, ये तो 20 हो जाएगा, और ये 7। मिनिमम 7 मिनिमम है, तो यहाँ 7 लिख देते हैं। अब जो है, अब इस पे इस नोड से देखिए 2 आउट हो रहे हैं, तो मिनिमम 7 माइनस 7 तो 0 हो जाएगा, और ये 7 और ये 1 हो जाएगा, तो मिनिमम कितना होगा 0 होगा, तो ये आ गया आपका 0। तो ऐसे जो है नेक्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो आउट हो ना, दो निकल गए ना बाहर की। इससे देखिए 2 आउट हो रहे हैं ना, अभी 1 से 2 और 6 में जाके इसके ऊपर मिनिमम मिल गया। सर वो 5 वाला भी समझ में आया। 5 वाला 5 जैसे 8 to 5 देख रहे हो तो 1 टाइम कर लिया, लेकिन वो आप 3 से 5 और 4 से 5 जा रहा है, तो फिर वो उसमें मिनिमम नहीं करेंगे क्या, बस एक ही बार माइनस कर देंगे। नहीं, आप देखिए आउट और इनका मतलब क्या होगा, जैसे मान लो ये नोड है, ठीक है। अब जैसे ये वाला एरो है, अगर आप इस टाइप से अगर जाएंगे, इसका मतलब क्या है, ये हो रहा है, और इधर अगर जाएंगे इस मतलब इससे बाहर जा रहे हैं आउट। तो अब ये इस पे आप देखिए, अब 2 एरो हैं, ये एरो ये लगे हुए हैं, मतलब ये इन पे जा रहे हैं, और ये इससे बाहर निकल रहा है, एक ही बार तो ये आउट हो गया, तो ये एक ही है। तो 4 to 5 के लिए हम बस 7 माइनस कर देंगे 32 से। 4 to 5 के लिए जी, जो बैकवर्ड आएंगे ना लीस्ट के लिए, तो 32 माइनस 7 करेंगे ना। अच्छा वो वही कंफ्यूजन हो रही है। ठीक, जी अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट लेंथ। मतलब पूरा किसका पूछ रहा है, नहीं अभी तो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ। हाँ, अभी तो कैलकुलेट वो करना है एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ। तो प्रोजेक्ट लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, क्रिटिकल पाथ, ठीक है। तो अब क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए हमने आप लोगों से उस दिन बताया था कि फ्लोट निकालते हैं, और फ्लोट जो है कि टोटल फ्लोट जहां पे 0 आता है वो आपके क्या हो जाते हैं क्रिटिकल, वो आपकी एक्टिविटी हो जाती है। अब देखिए 0 कहां मिलेगा, जहां पे एक्चुअली उसके लिए हम क्या करते हैं, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, LS माइनस ES। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे दोनों इक्वल होंगे वहीं
वही तो 0 मिलेगा, क्यों? तो इसका मतलब है जो आपका क्रिटिकल पाथ हो जाएगा उसको मैंने आपसे कहा था कि डबल लाइन से डिनोट करते हैं, तो ये लाइन जो है डबल कर देती है। और उस दिन हमने एक्चुअली क्या था ना, उस दिन का जो क्वेश्चन था जब हम लोगों ने टोटल लोड जब निकाले थे, तो वहां पे क्या था, वहां पे कुछ और इवेंट के लिए भी इक्वल आ जा रहा था, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन होता। तो अगर ऐसा होता तो हमको उसी टाइप से निकाल के देख लेते, अदरवाइज जो है आज जो है ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आ रही है। तो ये आपका हो गया। अब इसकी प्रोजेक्ट लेंथ, अब यहाँ पे देखो लेंथ का मतलब क्या है, यहाँ कोई हम लोगों को लेंथ थोड़ी ना गिवन है, यहाँ तो हम लोग टाइम की बात कर रहे हैं ना। तो जो भी लेंथ का ड्यूरेशन, इसका जो है मीनिंग ये हुआ कि हमको टाइम ड्यूरेशन निकालना है, ठीक है। जो भी पाथ है, पाथ जो भी ये जो लेंथ है इसका क्या निकालना है, टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन लेंथ ये कितना हो जाएगा, जो हमारा जो पाथ बन रहा है, पाथ कहां से कहां बन रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 to 5 और 5 to 8, ये बन गया। अब जो है क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा, इसके लिए कितना है, 1 से 2 के लिए 7 है, तो 7 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 4 प्लस 4, ये कितना आ गया, तो प्रोजेक्ट लेंथ ड्यूरेशन कितनी हो गई, 36। तो ऐसे ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब लास्ट क्या है, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट लेंथ। अब इसमें तुम लोग कंफ्यूज मत होना, कैलकुलेट द वेरिएंस, ठीक है। हम लोग अभी जो वेरिएंस निकाले थे वो हम लोग किसके निकाले, ईच एक्टिविटी के लिए वेरिएंस निकाले थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोजेक्ट लेंथ का वेरिएंस, ठीक है। तो प्रोजेक्ट लेंथ का वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो एक्टिविटी जो है, जो ये जो एक्टिविटी है इस पाथ की, ठीक है, इसके करस्पॉन्ड में जो वेरिएंस जो आया था वो हमको बता दो। 1 से 2 के लिए देख के बताओ वेरिएंस कितना निकला था, 4। तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 4 प्लस 2 से 3 के लिए 16, 16 हो गया, 3 to 5 के लिए 19, एक रुकिए सर, 3 to 5 के लिए वेरिएंस 4 प्लस 5 to 8 के लिए 1 ऐड कर दो, बता कितना आएगा, 25। ये क्या आया, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लेंथ वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्ट लेंथ। ओके, अब इसी टाइप से स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, क्यों? हाँ, तो इसका स्क्वायर रूट, और इसको डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा से, स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो सिग्मा इक्वल टू 25/5, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो ऐसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इन्वेंट्री। कर लिए लोग,
तो हेडिंग लिखो इन्वेंट्री। तो सबसे पहले इन्वेंट्री का जो है मतलब क्या होता है, ठीक है। इन्वेंट्री का जो मतलब होता है, इसको इन अदर वर्ड में हम लोग कहते हैं स्टॉक, ठीक है। स्टॉक ब्रैकेट में लिख लो, तो इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक। और जो जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, अब उसके पास जो है कुछ स्टॉक होगा, ठीक है। तो अब स्टॉक को जो है जो कैटेगराइज करते हैं इन 3 पार्ट में। एक तो जो है जैसे कि मान लो कोई कंपनी है और वो मान लो जो है लकड़ी के फर्नीचर बनाती है, ठीक है। तो अब उसके लिए जो है क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल हो गया जो कि, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे पहले लिख लो, स्टॉक के आगे लिखो, इन्वेंट्री के आगे लिखो, आर कैटेगराइज इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट ये रॉ मटेरियल, और सेकेंड लिखिए वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। और थर्ड लिखिए फिनिश गुड, फिनिश गुड। अब इन तीनों चीजों का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है, वो मटेरियल जिससे हम जो है जो कुछ जो चीजें तैयार करते हैं, जैसे कि मान लो लकड़ी है, जैसे कि चेयर है, टेबल है, तो इन सबको बनाने के लिए रॉ मटेरियल के उनको क्या चाहिए, लकड़ी तो चाहिए। तो ये हो गया रॉ मटेरियल, मतलब कि ऐसा मटेरियल जिसपे वर्क स्टार्ट ना होगा हो, है ना। वर्क नॉट स्टार्टिंग ऑन रॉ मटेरियल, वो मटेरियल होता है ये रॉ मटेरियल। अब वर्क इन प्रोग्रेस, इसका क्या मतलब है, मतलब कि वर्क स्टार्टेड ऑन रॉ मटेरियल, मतलब अभी जो है चेयर टेबल अभी सब अभी तैयार नहीं हुई है, मतलब वर्क मतलब इस पे काम चल रहा है, मतलब काम रॉ मटेरियल पे वर्क स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो वर्क स्टार्टेड ऑन रॉ मटेरियल, वर्क स्टार्टेड ऑन मटेरियल। इसी टाइप से इसके आगे भी लिख दीजिए वर्क नॉट स्टार्टेड ऑन रॉ मटेरियल, नॉट स्टार्टेड ऑन रॉ। फिनिश गुड का मतलब क्या हुआ, मतलब कि इसका मतलब हुआ चेयर टेबल जो भी है, ठीक है, वो मतलब तैयार तो हो चुकी हैं लेकिन अभी उसकी सेलिंग नहीं हुई है। कंपनी मतलब कि जो है तैयार कर चुकी है लेकिन अभी उसकी सेलिंग नहीं, मतलब स्टॉक है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, वो चीज स्टॉक में इन्वॉल्व है, जब सेलिंग हो जाएगी तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, कस्टमर ले जाएगा उसको। तो इसके लिए जो है, तो इसके आगे ब्रैकेट में लिख दो ऑल दोज प्रोडक्ट which are completed, but not sell. अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वर्ड आता है इन्वेंट्री के लिए। जैसे कि ये तो इन्वेंट्री की बात हो गई,
अब इसके बाद है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मतलब हमारे पास स्टॉक तो है, लेकिन अब उस स्टॉक को मैनेज कैसे किया जाए। ठीक, तो मैनेज करने के लिए लिख लो, हेडिंग लिख लीजिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये नोट कर लिया। मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब जब भी हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें जो है हमेशा रॉ मटेरियल की बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है ये या तो जो है इसमें तीन चीजें इसमें भी आती हैं। एक तो कंट्रोलिंग, ऑर्डरिंग और यूसेज। लिख लो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इस टाइप को लिखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट डील्स विद नंबरिंग करके लिखो कंट्रोलिंग, ऑर्डरिंग और थर्ड इंग्रेडिएंट यूसेज। तो अब जो रॉ मटेरियल पे कैसे कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल का मतलब जो है अब मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, जैसे कि ऑर्डरिंग, कब जो है कब रॉ मटेरियल का ऑर्डर किया जाए। ठीक है, और इसी टाइप से यूसेज कि मतलब उसको जो है किस टाइप से उपयोग किया जाए जिससे कि जो है रॉ मटेरियल वेस्ट ना हो, है ना। तो अब इसके लिए जो है कुछ लेवल होते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री के कुछ लेवल होते हैं। तो इसके बाद लिखिए, अब जो लेवल होते हैं, लेवल में जो है मिनिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल है। तो अब उससे पहले जो है एक लाइन लिखिए, सो द इन्वेंट्री मैनेजमेंट is for managing the stock in the form of maintaining the अब मेंटेनिंग द के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो ये चीजें मेंटेन करनी होती हैं। फर्स्ट नंबर लिखो, एक तो मिनिमम लेवल, ऑफ स्टॉक। इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक मतलब कि रॉ मटेरियल है कि इसको जो है कब हमको ऑर्डर करना चाहिए। मतलब एक लेवल होगा ना, जैसे कि मान लो कोई कंपनी है तो उसको पता होता है कि हमारा जो है कि एक मिनिमम लेवल वो बना लेता है कि जैसे कि मान लो किसी की डिमांड जो है मान लो 2000 यूनिट की है। ठीक है, तो वो 2000 यूनिट मंगाता होगा रॉ मटेरियल का। अब लेकिन जो है अब उसको कब ऑर्डर करना चाहिए, तो अब उसने अपना डिसाइड कर रखा है कि इतनी डिमांड है, तो अगर मान लो हमारे पास 500 यूनिट अगर रह जाती है तो हम रॉ मटेरियल का ऑर्डर लगा देंगे। ठीक है, तो मतलब जो 500 होगा वो क्या हो गया, उसका मिनिमम लेवल। इसी टाइप से जो है देखिए मैक्सिमम लेवल,
मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक। अब ये भी इंपॉर्टेंट होता है मैक्सिमम लेवल कि स्टॉक मतलब कि कम से कम मतलब कि जो है मैक्सिमम कितना स्टॉक रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक भी अगर रखते हैं तो भी जो है लॉस हो जाता है, क्योंकि उसकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हम हर चीज जो है डिमांड के अकॉर्डिंग ही उसका लेवल रखते हैं। मान लो जैसे कि मान लो स्टॉक ज्यादा कर लिया और डिमांड आगे चल के कम हो गई, तो या तो जो है जो भी मटेरियल होगा या तो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से चीजें होती हैं। तो इसलिए जो है हर कंपनी अपना मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल ये सब लेके चलती है। अब थर्ड लिखिए एवरेज रिक्वायरमेंट। एवरेज, इसको लेवल भी बोलते हैं, एवरेज लेवल। और करके इसको नजर वर्ड में रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं। एवरेज रिक्वायरमेंट कितनी है? जैसे कि मान लो अब कोई ऑर्डर मान लो जो है 20 डेज में कोई कंपनी ऑर्डर करती है 20 डेज में, तो उसको जो है उसको पता है कि हमारी पर डे जो है सेलिंग कितनी है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग ही तो ऑर्डर करेगी। तो ये जो है ये एक एवरेज लेवल होता है। नेक्स्ट ये डेंजरस लेवल। अब डेंजरस लेवल क्या है? डेंजरस लेवल पर सिचुएशन कब आती है? जैसे कि मान लो मिनिमम लेवल है, अब मिनिमम लेवल से अगर हम नीचे जाएंगे तो हालांकि जो है कि कंपनी सोचती है कि चलिए जो है कि अगर लेवल अगर थोड़ा कम हो जाएगा मिनिमम लेवल से कम, तो चलिए काम चल जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो है डेंजरस लेवल क्या होता है? सपोज करो स्टॉक जो है बिल्कुल फिनिश हो गया, ठीक है, तो अब कंपनी माल कैसे तैयार करेगी और कैसे सेलिंग करेगी? तो उसमें क्या है, उस केस में कंपनी को लॉस होगा। तो इस लेवल को बोलते हैं डेंजरस लेवल, मतलब स्टॉक नील हो जाए। तो क्योंकि ये सब टॉपिक हम किस में पढ़ रहे हैं? ऑप्टिमाइजेशन में पढ़ रहे हैं, ओआर में पढ़ रहे हैं। तो हम जब भी बात करते हैं हमेशा ऑप्टिमाइज की तो बात करते हैं, जिससे कि जो है मतलब कोई भी कंपनी हो जिससे कि वो सबको लॉस कम हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा वो। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट नंबर 5, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। क्वांटिटी, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो रीऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, तो जैसे कि उसने एक बार अपना जो स्टॉक रॉ मटेरियल मंगा लिया, उसके बाद उसको रीऑर्डर कब करना है? तो मतलब वो सिचुएशन होती है कि जब उसको नेक्स्ट ऑर्डर कब लगाना है, और उसमें भी और कितनी क्वांटिटी का लगाना है, जिससे कि उसकी कैरिंग कॉस्ट कम आए, और दूसरा और कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करें जिससे कि जो है ऑर्डर कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, और उसके साथ साथ क्या रिड्यूस हो जाए? कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, मतलब कितना क्वांटिटी में हम ऑर्डर करें जिससे कि ऑर्डर की कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाए और कैरिंग कॉस्ट भी कम आए, रिड्यूस हो जाए। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं EOQ। और इसका फॉर्म होता है वो आपको लिख लीजिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसको बोलते हैं। मतलब इसी को इन अदर वर्ड में हम लोग इस टाइप से कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर क्वांटिटी को हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं। ठीक,
अब इसके आगे जो हम लोग तुम लोगों को बताए हैं इसको जो है ब्रैकेट में लिख लो, वही जो हम लोग लिख लो क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर, या इस टाइप लिख लो दैट क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर, क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर which reduce the ordering cost as well as carrying cost. ठीक। अब इसके बाद लास्ट नंबर है, तो ये सब चीजें आती हैं इन्वेंट्री को मैनेजमेंट के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। अब इसमें लिखो रीऑर्डरिंग लेवल। अब ये कौन सा लेवल होता है? अब रीऑर्डरिंग लेवल मतलब रीऑर्डरिंग, ठीक है। तो रीऑर्डरिंग का मतलब हुआ मतलब कि जो भी मटेरियल है उसको ऑर्डर करने का जो टाइम है, मतलब कब हम ऑर्डर प्लेस करें, ठीक है। तो विच टाइम टू प्लेसिंग द ऑर्डर, ये मतलब होता है इसका। लिख लो इनसे, विच टाइम to placing the order, to placing the order। तो जो क्वेश्चंस होते हैं फाइंड आउट करते हैं वो यही चीज फाइंड आउट करते हैं EOQ, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और EOQ को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो भी लिख लो। लिख लो फॉर्मूला और EOQ। EOQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू AB इंटू OC। अभी हम इसको बता देंगे, तुम लोग वेयर करके लिखवा देंगे। CC का मतलब हुआ कैरिंग कॉस्ट, AB का मतलब हुआ एनुअल डिमांड। इसको लिख लो वेयर करके, वेयर AB मींस एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड या मंथली डिमांड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए लिखा है तो फिलहाल मैं एनुअल डिमांड लिख लो। और OC होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और इसमें लिख लो कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर। कर लिए लोग? अब जैसे कि वहां पे हम तुम लोगों को बताए थे जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कितनी चीजें होती हैं, 3, कंट्रोलिंग, ऑर्डरिंग और यूसेज। तो कंट्रोलिंग का जो मतलब होता है इन्वेंट्री को कैसे, मतलब स्टॉक को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब कंट्रोलिंग के लिए होता क्या है, जैसे कि हमारे पास स्टॉक, 2 चीजें हैं कंट्रोलिंग में, या तो हमारे पास स्टॉक जो है आउट हो गया हो, या फिर हमारे पास ओवर स्टॉक हो।
तो अगर स्टॉक जो है स्टॉक आउट हो गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? फाइनेंसिंग कॉस्ट की प्रॉब्लम आएगी। हो सकता जो है जैसे कि मान लो किसी को ऑर्डर देना है, ठीक है, कोई कस्टमर को, कंपनी को किसी कस्टमर का को ऑर्डर देना है, ठीक है, और स्टॉक आउट हो गया और उसका ऑर्डर जो है लगा हुआ है, उसको टाइम पे जो है ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता कि जो है उस कस्टमर को कुछ हमको डिस्काउंट देना पड़ सकता है क्योंकि उसका ऑर्डर टाइम पे नहीं मिल रहा है, ठीक है, मतलब उसको खुश करने के लिए, जिससे कि वो हमसे माल लेता रहे, है ना। और या हो सकता है उसको जो है कन्वेंस करना पड़े, ठीक है। और दूसरा, इससे जो है या हो सकता वो आपसे जो है अगर आप टाइम से ऑर्डर नहीं देंगे, या हो सकता वो जो है क्योंकि कंपनी तो बहुत सारी खुली हुई है ना, बहुत सारे जो है होलसेलर बैठे हुए हैं मार्केट में, हो सकता है वो कस्टमर जो है आपका कस्टमर किसी और पे चला जाए, तो इससे नुकसान तो जो है आपका ही होगा, है ना। तो मतलब इसका कहने का मतलब क्या हो गया, हो सकता है कस्टमर का लॉस हो जाए आपको, ठीक है। तो ये सब जो है लॉस को बचाने के लिए ये सब हम लोग जो है स्टडी करते हैं इन्वेंट्री थ्योरी की, जिससे कि किसी कंपनी को लॉस से कंपनी बच सके और मोर प्रॉफिट हो। और अब इसके बाद जो है एक क्वेश्चन करते हैं इसका। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। देखिए, ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन having annual demand of 8,000 units। सर मैं भी आ रहा हूँ, वो रूम लॉक ना करना सर। हाँ, ये कह रहे तो एनुअल डिमांड ऑफ 8,000 यूनिट्स, ठीक है। हेलो। हाँ सर, ये कह रहे रूम हम लॉक कर देंगे, आप ना करना। अच्छा, मैं भी। ओके, हम 5:30 पे आएंगे। ओके। तो 8,000 यूनिट्स लिखे। इसके बाद लिखिए हैज टू इनकर लिखिए INCURE
इनकर RS 180 for each order full stop. For each order full stop. इसके बाद लिखिए द ऑप्शन अवेलेबल टू देम आर अब जो ऑप्शन अवेलेबल है वो लिख लीजिए ABCD करके लिख लीजिए ए। अब इसमें लिखिए मोर देन 2000। तो अगर जो है कोई कंपनी 2000 यूनिट से अगर ज्यादा जो है परचेज अगर करती है तो उसको जो पर यूनिट जो है कॉस्ट जो आएगी वो 20 आएगी। इसके बाद बी लिख लीजिए अगर 100 से 2000 के बीच में अगर ऑर्डर करती है, इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर करती है तो जो है उसको थोड़ा सा जो है महंगा पड़ेगा मटेरियल। क्यों? जैसे मार्केट में जाते हैं और उन्होंने कहा जो है अगर जो है एक पूरा आलू लोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है ना, और अगर जो है 5 kg या 10 kg लोगे तो थोड़ा सा जो है रेट ज्यादा लगता है। इसी टाइप से जो है अब इसके बाद जो है 1000 से 1500 के लिए जो है थोड़ा कॉस्ट पर यूनिट और बढ़ जाएगा चार्ज, और लेस देन 1000 के लिए लिख लो लेस देन 1000। इसके लिए वो पर यूनिट कॉस्ट आएगी 30.5। कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखिए कैरिंग कॉस्ट इज 10%। कैरिंग कॉस्ट इज 10% पर annum और जो फाइंड आउट करना है वो भी लिख लो द EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करना है इन ईच केस। तो सबसे पहले हमारे पास केस कितने हैं? 4 केसेस हैं, एक A B C D, ठीक है। तो ईच केस के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इसको निकालने के लिए हमको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी? एनुअल डिमांड की, ऑर्डरिंग कॉस्ट की और कैरिंग कॉस्ट का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एनुअल डिमांड जो है वो गिवन है 8000 यूनिट्स की एनुअल डिमांड स्टार्टिंग में देखिए मेंशन था, और है 180 फॉर ईच ऑर्डर, और ईच ऑर्डर के लिए मतलब ये क्या हो गई? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ये लिख लीजिए ED आपका हो गया 8000 यूनिट्स, और ऑर्डरिंग कॉस्ट 180, ये लिख लीजिए। अब कैरिंग कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे? ईच केस में हर केस की अलग अलग कैरिंग कॉस्ट आएगी, है ना, क्योंकि अगर माल जो है ज्यादा आएगा तो कैरिंग कॉस्ट देखते हैं, और तो मतलब जो कैरिंग कॉस्ट है तो वो हम लोग किसका निकालते हैं? जो कैरिंग कॉस्ट जो डिपेंड करती है
कॉस्ट ऑफ मटेरियल पे, मटेरियल की कॉस्ट पे। मतलब कि अगर जो है जितना ज्यादा मटेरियल मंगाएंगे उतना ज्यादा कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो कैरिंग कॉस्ट डिपेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, सो वी फाइंड द कैरिंग कॉस्ट इन ईच केस। तो ईच केस का हम 10% ले लेते हैं, तो जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट। तो इस केस के लिए तो ऐसा करते हैं, इसी के सामने सबकी कैरिंग कॉस्ट लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सीसी और हर केस की यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका 10% कितना हुआ, 2.5, इसका 10% 25.5, इसका 10% नहीं इसका 2.55 हुआ और इसका 2.8 और इसका 3.05। ये ईच केस की क्या हो गई, कैरिंग कॉस्ट। तो अब हम क्या करते हैं, जब एडी, ओसी और सीसी तीनों वैल्यू मिल गई, अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं इस केस के लिए ईओक्यू का। तो अब सबके लिए ईओक्यू कैलकुलेट करके बताओ, हमको फार्मूला अप्लाई करो और सबका ईओक्यू बताओ हमको, कितना काम करो तुम लोग। तो हम यहीं पे लिख देंगे ईओक्यू। और ओसी के ऊपर लिख दे रहे तो ईओक्यू का मतलब हमेशा जो है क्वांटिटी में होता है, ठीक है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट या 500 यूनिट्स, ठीक है। एडी और ओसी की वैल्यू तो सारे केस के लिए सेम रहेगी, लेकिन कैरिंग कॉस्ट सबके लिए ये वैल्यू सबके लिए अलग अलग होगी।
आ गया। तो ए के लिए ईओक्यू कितना आया? 1073 1073 आया होगा। हाँ। आया किसी का? फाइव में आया। पॉइंट फाइव हो सकता, 0.5 आया हो। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स हैं तो उसको हमेशा इंटीजर ही लेंगे, ठीक है। और 0.5 आया है तो तुम लिख सकते हो। इसके बाद ये बी के लिए 1063। अच्छा, 0.5 से ऊपर आ रहा है। चलिए ठीक है, फिर इंटीजर ही लिखते हैं, ठीक है। और इसके लिए 1014 आ रहा होगा। 321 कितना? 32 पॉइंट, ठीक है। और ये 971 इतना आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें जो है एक्चुअली हमारे पास अब ईओक्यू क्या है कि ये ऑप्टिमाइज क्वांटिटी आ गई है कि अगर हम इतनी क्वांटिटी को ऑर्डर करते हैं तो हमारा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, हम ये देखेंगे कि ईओक्यू का कौन सा केस सेटिस्फैक्टरी है और कौन सा अनसेटिस्फैक्टरी है, मतलब सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे देखो, कम से कम हमको मिनिमम जो है 2000 यूनिट तो परचेज करनी होगी, ठीक है, मतलब 2000 या 2000 से ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी कितनी आ रही है? 1073, जो कि इसमें इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है क्योंकि ये वहां पे 2 से मोर देन है। तो इसका मतलब है ये वाला क्या हो गया? नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। तो ऐसे केस में क्या करोगे कि हमको जो मिनिमम ऑर्डर जो होगा, ठीक है, वो हम लोग जो है उतना ऑर्डर तो हमको करना ही पड़ेगा, उससे कम तो ऑर्डर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जहां जहां पे अनसेटिस्फैक्टरी आएगा तो वहां पे हम क्या करेंगे? मिनिमम वाला ले लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो मिनिमम जो है 2000 यूनिट इतनी तो कम से कम हमको परचेज करनी ही है, ठीक है, 2000 यूनिट। तो मतलब जो है इस केस के लिए जो आंसर होगा वो तुम्हारा वो कितना होगा? 2000 यूनिट। और जो सेटिस्फैक्टरी है, जैसे कि ये है 1063, ये देखो इसमें इस इंटरवल में आ रहा है, इसलिए सेटिस्फाइड हो गया। इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करने से मतलब हम कंपनी सेटिस्फाइड है। ये 1500 से 2000 में लेके ना 2000। ओके, करेक्ट। हाँ, ये तो इस इंटरवल में आ ही नहीं रहा है, तो जो है नॉट सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड, ठीक। और मिनिमम कितने यूनिट परचेज करनी पड़ेगी? 1500। तो यहाँ पे 1500 यूनिट। थर्ड, ये देखिए इंटरवल में आ रहा है, तो इसका आंसर है लिख लीजिए सेटिस्फाइड। और ये भी सेटिस्फाइड में आ रहा है क्योंकि लेस देन 1000 है, इसमें भी लिख दीजिए। अब हम जो है सेटिस्फाइड तो हो गए हैं। अब 4 केसेस है हमारे पास, ठीक है। अब उसमें 4 केसेस में हमने देख लिया मतलब जो है कितनी कितनी क्वांटिटी हमको मतलब जो है ऑर्डर करना चाहिए। अब हम ये और देखेंगे कि कॉस्ट जो है किसमें कम आएगी, यानी 4 केस में जो कितना ऑर्डर करने पे कॉस्ट सबसे कम रहेगी, तभी तो हम तो जो है जिसमें सबसे कम कॉस्ट होगी वो वाला ऑर्डर जो है कंपनी कर देगी। तो अब ये 4 केस के लिए कॉस्ट आप निकालो। कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं?
वो बता दीजिए तुम लोगों को टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए एक तो जो है टोटल जो मटेरियल की कॉस्ट है वो प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्लस कैरिंग कॉस्ट, इन तीनों को ऐड करना पड़ता है। अब ये चीजें हम निकालते कैसे हैं? अब इन सब का तो जो है इसको हटा देते हैं, हमको जो है एक के लिए बता देते हैं, बाकी तो निकाल ही लोगे क्यों? तो फर्स्ट बेस एक आप बता देते हैं। तो टोटल कॉस्ट तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट टोटल डिमांड कितनी थी? 8000 की थी। तो 8000 और कॉस्ट निकाल रहे हैं, मतलब 8000 यूनिट्स। और फर्स्ट केस के लिए कॉस्ट कितनी है? मतलब 25 पर यूनिट। तो 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना कॉस्ट निकल आएगा। तो ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा मटेरियल कॉस्ट। इसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, 2 लाख ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए टोटल डिमांड इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो इसमें हम 180 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब ये एनुअल के लिए कर रहे हैं ना। तो और अपॉन ईओक्यू, ये फार्मूला लेके चलेंगे, ठीक है। और ईओक्यू की वैल्यू इसके लिए कितनी आई? 2000। तो यहाँ पे ईओक्यू क्या लोगे? एक केस के लिए ईओक्यू की वैल्यू क्या होगी? 2000। इसी टाइप से कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू ये हो जाएगा फर्स्ट केस के लिए, क्योंकि हमने जो है ईओक्यू इंटू 2.5 कैरिंग कॉस्ट अपॉन 2, ये फार्मूला है इसको निकालने के लिए। तो जब ये तीनों की वैल्यू जब तुम लोग निकाल लोगे, इनको कर देंगे ऐड तीनों को, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 203,220 करके देख लो कितना आ जाएगा। टू 3220 आ रहा है। तो एक केस के लिए इसी टाइप से तुम लोग देखोगे तो ये तो तुम्हारा हो गया एक केस के लिए। तो एक केस के लिए टोटल कॉस्ट आएगी 203,220। इसी टाइप से बी कॉस्ट के लिए सभी में बस ईओक्यू की वैल्यू चेंज कर देना, ठीक है, केस वाइज जो वहां पे निकली है। ओके, बी के लिए आएगी इसी टाइप से जब निकालोगे 2068725। सी केस के लिए 226840 और डी केस के लिए 246,964। अब इसमें ये देखिए कि टोटल कॉस्ट जो है किसमें सबसे कम आ रही है? फर्स्ट वाला ही है ना। तो यहां पे लिख लो इट इज मिनिमम, सो एक्सेप्टेड। सो एक्सेप्टेड। तो ऑर्डर जो है कितना ऑर्डर प्लेस करोगे फर्स्ट केस के लिए?
लिए कहने का मतलब है कि अगर हम 2000 या 2000 से ज्यादा अगर यूनिट का ऑर्डर अगर हम लगाते हैं तो उसमें जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट भी कम आएगी और उसके साथ साथ जो है जो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो भी सबसे कम आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज ठीक है, फिर आज इसमें करते हैं।